नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी पटाछेप। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए पटाछेप। ग्रीन रूम में लौटने के बाद भी तालियों की वह गड़गड़ाहट जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। अंतिम पटाछेप के भव्य दृश्य से वह बाहर ही नहीं आ पा रही थी। दर्शकों का प्यार और प्रशंसा दोनों उसे अभिभूत किए हुए थे। मन आनंद से ऊब डूब हो रहा था। मत्स्यगंधा की यह शीर्षक भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। उस भूमिका के लिए चुना जाना ही अपने आप में एक उपलब्धि थी। नाटक के प्रारंभ से अंत तक फैली हुई इस भूमिका में अनगिनत शेड्स थे। चरित्र के कई पेच थे। नारी के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन था। मुग्धा किशोरी केवट कन्या, यौवन मदमाती महारानी, ममतामयी माँ और अंत में हताश निरुपाय राजमाता। इस चरित्र को निभाने के लिए असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता। मीरा ने आज साबित कर दिया कि उसके पास वह असाधारण अभिनय प्रतिभा है। उसके सामने कोई ऐरे गैरे नहीं, दिग्गज कलाकार थे। पाराशर के रूप में महेंद्र माथुर, शांतनु और सत्यव्रत के रूप में राजीव और रोहित सक्सेना, पर वह तीनों पर भारी पड़ गई थी। नाटक की भाषा में कहा जाए तो उसने तीनों की छुट्टी कर दी थी। ग्रीन रूम में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। वह हंस हंस कर सबकी बधाइयाँ स्वीकार कर रही थी। किसी के पैर छू रही थी, किसी के गले लग रही थी, पर उसकी आंखें ग्रीन रूम के दरवाजे पर टंगी थीं। जिनके अभिनंदन की उसे खास प्रतीक्षा थी वे नज़र नहीं आ रहे थे। शायद भीड़ छटने का इंतज़ार कर रहे हों। तभी सुपर्णा ने उसे ठहोका दिया, राजमाता जी अब जरा अपना गेटअप बदल लीजिए, दूल्हे मियाँ देखेंगे तो घबरा जाएंगे। अब उसे भान हुआ कि वह वृद्ध राजमाता बनी हुई है। इस रूप में अपने मंगेतर से मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसने फौरन मेकअप रूम का रुख किया। जाते जाते सुपर्णा से कह गई, वो आए तो थोड़ी देर को बातों में बहलाए रखना, मैं अभी आई। हाँ भाई, बहला लेंगे, फुसला लेंगे, बाद में मत कहना कि मेरे मियाँ को चुरा लिया। मीरा ने फटाफट मुंह धोया, मेकअप उतारा। बालों की सफ़ेदी तो शैम्पू के बाद ही जाएगी, पर जितनी झड़ सकती थी झड़ा दी। वह कपड़े बदलकर बाहर आई, तब तक भीड़ लगभग छट चुकी थी। सुपर्णा का कहीं पता न था। हाँ, बुरा सा मुंह बनाए उसका छोटा भाई संदीप ज़रूर नज़र आया। कितनी देर लगा दी दीदी, क्या हॉल में ताला डालने तक रुकना है? उसने चिड़चिड़े अंदाज में कहा। माँ पापा गए कब से? और वे लोग? कौन लोग? अच्छा वो लोग, भाई पता नहीं, कम से कम मिलकर तो नहीं गए। माँ पापा से भी नहीं मिले। उन्हीं से तो। तुम क्या सोच रही हो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अरे मेरी तो नमस्ते तक का जवाब उन्होंने ढंग से नहीं दिया। अजीब खूसट लोग हैं। इंटरवल में पापा ने चाय ऑफ़र की तो इतने नखरे दिखाए मानो बारात में आए हैं। तुम्हारी सास तो ऐसे जता रही थी मानो यहाँ आकर उन्होंने हम पर बड़ा एहसान किया हो। और तुम्हारी वो नकचढ़ी नंदें तो पूरे वक्त खीखी कर रही थीं। संदीप काफ़ी भरा हुआ था, इसलिए सबके सामने ही शुरू हो गया। मीरा ने वहाँ से जल्दी खिसक लेने में ही कुशलता समझी। बड़े ही बेमन से वह संदीप के पीछे जा बैठी। उसने तो सोचा था आज रात आनंद की बाइक पर लौटेगी। रास्ते में कॉफ़ी या आइसक्रीम के लिए वे कहीं रुकेंगे, मन भर कर बातें होंगी, पर वे तो बच्चों की तरह मम्मी डैडी के साथ गाड़ी में लदकर आए थे। सारा रोमांस धरा रह गया। बाइक की सवारी नहीं करवाई ना सही, कोई मजबूरी रही होगी। शायद डैडी रात में ड्राइव ना कर पाते हों, पर मिनट भर को भीतर आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट तो कर सकते थे। कितने शौक से उसने पूरे परिवार के लिए 5 VIP पास भिजवाए थे। माँ पापा और संदीप इस बार टिकट लेकर पीछे बैठे थे। सगाई के बाद उसका यह पहला नाटक था और उसका बड़ा मन था कि आनंद के परिवार वाले उसके इस पहलू को भी देखें। घर आकर लगा कि माँ पापा का मूड भी उखड़ा हुआ ही है। माँ हर नाटक के बाद उसकी नज़र उतारा करती थी।
आज तो उसके अभिनय का, रूप का जादू सबके सिर चढ़कर बोला था, पर माँ को आज नज़र उतारने की याद ही न रही। भाई बहन के घर लौटते ही उन्होंने खाना लगाना शुरू कर दिया। खाना भी सबने चुपचाप ही खाया और सोने चले गए। माँ पापा ने नाटक के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मीरा को देर रात तक नींद नहीं आई। नाटक के पहले वाली रात भी वह सो नहीं पाती है। मन पर एक तनाव रहता है। नाटक वाली रात वह खुशी और उत्तेजना के मारे सो नहीं पाती है। नाटक के दृश्य और संवाद उसके मन में चक्कर काटते रहते हैं। आज मन में न खुशी है न उत्तेजना, एक हताशा सी व्याप्त है। शायद इसीलिए आज नींद कोसों दूर चली गई है। दूसरे दिन सारे अखबार नाटक की प्रशंसा से भरे हुए थे। उनका खास तौर से उल्लेख किया गया था। बैंक में भी बधाई का सिलसिला जारी रहा, पर उसका मन बुझा बुझा ही रहा। जिस व्यक्ति से प्रशंसा पाने की सबसे ज़्यादा उत्सुकता थी, वही चुप लगा गया था। करीब 4 बजे उसके मोबाइल पर संदेश आया, 6 बजे आर्यावर्त में मिलो, बात करनी है। उसका मुरझाया मन एक बारगी हरा हो उठा। ठीक तो है, बड़ों के सामने खुलकर बात करना मुश्किल रहा होगा। हाँ, पर एक फ़ोन तो कर सकते थे। पूरा दिन बीत गया, अब किया भी है तो यह टुइयाँ सा SMS। बैंक से फरलांग भर दूरी पर रिश्ते की एक बुआ का घर था। राखी भाई दूज पर उनके यहाँ आना जाना हो जाता था। ऑफिस से ज़रा जल्दी निकलकर वह उनके यहाँ पहुँच गई। बुआ, एक जगह जाना है, सुबह से घर से निकली हूँ, एकदम भूतनी लग रही हूँ, जरा हुलिया सुधार लूँ। तुम्हारा घर है लली, बुआ ने स्नेह सिक्त स्वर में कहा। दीदी, कोई अच्छी सी साड़ी निकाल दूँ? उनकी बहू ने पूछा। मीरा को लालच तो हो आया था, पर संकोच कर गई। ठीक समय पर वह आर्यावर्त पहुंच गई। आनंद बाहर प्रतीक्षा करते मिले। फिर दोनों ऊपर वाली मंजिल पर चले गए और एक कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गए। कुछ क्षण खामोशी में बीत गए। बैरा आया और पानी रखकर चला गया। फिर वह दोबारा मेन्यू कार्ड लेकर आया तो आनंद ने खुद ही जो ऑर्डर करना था कर दिया। मीरा को थोड़ा अजीब सा लगा। यह सामान्य शिष्टाचार होता है कि साथ वाले से उसकी पसंद पूछी जाती है, पर आनंद ने उसकी ज़रूरत नहीं समझी। मीरा को यह बात खटकी तो ज़रूर, पर उसने मन को समझा लिया कि शायद वे इस फालतू चर्चा में समय जाया करना नहीं चाहते। वेटर के जाने के बाद उन्होंने गला साफ किया और कहा, मीरा, शादी से पहले मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। वह चौंकी, क्योंकि उनका स्वर बहुत गंभीर था। उसने कुछ नहीं कहा, उनके ही कहने की प्रतीक्षा करती रही। दरअसल हम लोग नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम नाटकों में काम करो। हम लोग मतलब मम्मी, डैडी और मैं। और रीना नीना? उसने व्यंग से पूछा, पर उसके व्यंग को वे पकड़ नहीं पाए। पूर्वत गंभीरता से बोले, उन लोगों की राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम तीनों, मम्मी, डैडी और मैं, नहीं चाहते कि तुम शादी के बाद नाटक करो। शादी के बाद तो नाटक वाटक वैसे ही कम होना है। कम नहीं, एकदम बंद होना चाहिए। उनका स्वर आदेशात्मक था। मीरा चौंकी, थोड़ा आहत भी हुई। वह कुछ कहना चाहती थी कि ऑर्डर आ गया। उसने वेटर के जाने तक प्रतीक्षा की, फिर बोली, हम लोगों ने तो कभी कुछ छिपाया नहीं था। मुझे याद है, आप लोग जब पहली बार घर आए थे तो पापा ने आपको मेरे नाटकों का एल्बम भी दिखाया था। हाँ, दिखाया था, पर हम लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया था। अक्सर लड़कियां ऐसी टाइम पास हॉबीज़ पाल लेती हैं। दिस इज़ नॉट माई हॉबी, उसने तल्खी से कहा। दिस इज़ माई पैशन। जो भी हो, बट दिस चैप्टर शुड बी क्लोज्ड नाउ। दरअसल मुझे वो थिएटर का क्राउड ज़रा भी पसंद नहीं। ना मुझे वे लोग अच्छे लगते हैं, ना उनके तौर तरीके। फिर उनकी टाइमिंग भी बड़ी ऑड होती है। घर गृहस्थी के साथ यह सब नहीं चल सकता। फिर डैडी की शहर में एक पोजीशन है, एक नाम है। हम लोग भी सड़क छाप तो नहीं हैं, मीरा ने कसैले स्वर में कहा। आनंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मनोयोग से कांटे में कटलेट के टुकड़े फंसाते रहे, खाते रहे। उन्होंने यह देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि मीरा ने कुछ खाया भी है या नहीं।
उसकी तो जैसे भूख ही मर गई थी। वह तो सिर्फ शिष्टाचारवश वहाँ बैठी थी, और बैठी थी इसलिए कॉफ़ी के घूंट भर रही थी, परंतु सामने वाले ने तो सारा शिष्टाचार ही ताक पर रख दिया था। इसलिए जैसे ही उन्होंने पेपर नैपकिन से अपने हाथ पोंछे, मीरा उठ खड़ी हुई। मैं चलूँगी अब, घर पर बताया नहीं था, माँ चिंता करेंगी। और उनकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना वह रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। वह जानती थी कि इस तरह अकेले उठ जाना बहुत ही अशालीन और असम्मानजनक है, पर मिस्टर आनंद भी तो लगातार उसका अपमान किए जा रहे थे। उसे शुरू से ही यह आदमी कुछ तानाशाह किस्म का लगा था, पर माँ ने समझाया था, बड़े बाप का इकलौता बेटा है, वह भी बड़ा, उसे हुक्म चलाने की आदत हो गई है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। इकलौता भाई तो उसका भी है, पर दोनों बहनों से छोटा है ना। बेचारा संदीप जितना लाड़ प्यार पाता है, उससे ज़्यादा दिन भर में डांट खा जाता है। हुक्म चलाने की बात तो वह सोच भी नहीं सकता। घर आकर माँ पापा को इस मुलाकात के बारे में बताने का मन हुआ था, पर वह चुप लगा गई, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी इसका उसे पूरा अंदाज़ा था। माँ उसास भर कर कहेंगी, शादी के बाद यही होता है बेटा, पता है मैं इतना अच्छा गाती थी कि पूरी बिरादरी में मेरे नाम की धूम थी। स्कूल का कोई भी कार्यक्रम मेरे गीतों के बिना पूरा नहीं होता था, पर इस घर में आकर गुनगुनाना भी भूल गई हूँ मैं। संगीत विशारद हूँ मैं, पर गौने के बाद जब मेरे सामान के साथ मेरा तानपूरा भी आया तो तुम्हारी दादी ने उसे लौटाते हुए मेरे भाई से कहा कि यह गृहस्थी का घर है, कोठा नहीं, यहाँ सारंगी तबलों के लिए जगह नहीं है। मेरा दुर्भाग्य देखो, संगीत विशारद थी मैं और ऐसे घर में ब्याही गई थी जहाँ लोगों को सारंगी और तानपुरे में फ़र्क मालूम नहीं था। पापा दुखी मन से कहेंगे, बेटे तुम्हारी माँ का अपराधी हूँ मैं, इसीलिए प्रायश्चित स्वरूप मैंने अपनी बेटियों को पूरी आज़ादी दी। उन्होंने जो करना चाहा मैंने करने दिया, कोई रोक टोक नहीं की, पर ससुराल वालों की हामी तो मैं नहीं भर सकता ना। माँ बाप का यह संवाद मीरा की कल्पना से नहीं उपजा था। दीदी की शादी के बाद घर में यह नाटक हो चुका है। इतनी अच्छी कविताएं करती थी दीदी, और इतने अच्छे से सुनाती भी थीं, यहाँ वहाँ छपती भी थीं। उस कच्ची उम्र में जैसी लिखी जाती हैं उसी तरह की भावुक कविताएं थीं वे। पर शादी को 6 महीने भी नहीं बीते होंगे कि उन्हीं कविताओं को लेकर पति पत्नी में मनमुटाव हो गया। जीजा जी को उन प्रेम गीतों के नायक की तलाश थी और वे हर परिचित को संदेह की नज़रों से देखने लगे। फिर एक दिन दीदी अपनी सारी प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं यहाँ लाकर डाल गईं। उसके बाद कुछ दिनों तक छद्म नाम से लिखती रहीं, पर बाद में जैसे वह स्रोत ही सूख गया। अब दीदी अपने बच्चे पालती हैं और दूसरे के बच्चों को कोर्स की कविताएं पढ़ाती हैं। स्कूल घर से 7 किलोमीटर दूर है और सुबह शाम बस में धक्के खाते हुए आना जाना होता है। अगर कभी देर सवेर हो जाए और कोई सहयोगी घर तक छोड़ने आ जाए तो जीजा जी के मन में संशय के नाक फन उठाकर खड़े हो जाते हैं। कभी कभी रो पड़ती हैं दीदी, इस नरक से तंग आ गई हूँ रे। माँ पापा को दुखी नहीं करना चाहती, नहीं तो कब से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ चली आती। माँ पापा को दुखी तो मीरा भी नहीं करना चाहती, पर वह अपनी ज़िंदगी को नरक भी नहीं बनने देगी। वह अपने ढंग से निपटेगी। लंच टाइम में मीरा ने वह नंबर घुमाया। क्या बात है, मैं ज़रा मीटिंग में हूँ, बस 1 मिनट लूँगी, एक ज़रूरी बात पूछनी थी। कौन सी? शादी की तारीख क्या तय हो रही है, बता सकेंगे? शायद 25 फरवरी या उसके आसपास। तारीख जानना इतना ज़रूरी क्यों हो गया? वो हमारे यहाँ 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है ना। नोटिस? वो किस लिए? रेजिग्नेशन के लिए। अच्छा थैंक्स, कैरी ऑन योर मीटिंग, बाय। बस इसके बाद उसने अपना मोबाइल साइलेंट करके पर्स में डाल लिया। वह जानती थी कि मीटिंग के बाद ही सही उनका फ़ोन ज़रूर आएगा, और क्या पता मीटिंग थी भी कि नहीं, या कि उस पर रौब डालने के लिए ऐसा कहा गया था। शाम को जैसे ही गेट से बाहर निकली उनसे सामना हो गया। अरे आप, चलो चलकर कहीं बैठते हैं।
घर में कहकर नहीं आई हूँ। देर हो जाती है तो माँ चिंता करने लगती हैं। कल भी देर से पहुँची थी। मेरा नाम बता दिया करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। उनके स्वर में दंभ था। ठीक है, पर आज होटल वोटल नहीं चलेंगे, बड़ी घुटन होती है। कहीं किसी पार्क में चलते हैं। पार्क में भाग्य से एक पत्थर की बेंच खाली मिल गई। वहाँ बैठते ही उन्होंने पूछा, ये रेजिग्नेशन का भूत तुम पर कहाँ से सवार हो गया? भूत क्यों? यह तो मेरी बहुत पुरानी प्लानिंग थी। नौकरी तो मैं यूं ही शौकिया टाइम पास के लिए कर रही थी। शादी के बाद नौकरी करने का तो कतई इरादा नहीं था। इस बात का तुमने कभी जिक्र नहीं किया। सभी बातें पहले से बताना संभव कहाँ होता है। पर नौकरी छोड़ना क्यों चाहती हो? दरअसल मुझे दो नावों पर पैर रखकर चलना नहीं आता है। आसपास की नौकरी पेशा महिलाओं को देखती हूँ तो बड़ी दया आती है। न घर ही ठीक से संभल पाता है, न बच्चे ढंग से पल पाते हैं। नौकरी भी बस आधे मन से हो पाती है। सारा ध्यान तो घर पर धरा रहता है। अपनी दीदी को देखती हूँ कि कितनी परेशान है। घर बिखरा पड़ा रहता है, बच्चे बेचारे से घूमते रहते हैं। तुम्हारी दीदी अकेली हैं, इसलिए परेशान है। अपने यहाँ तुम्हें किसी बात की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर और बच्चे सब मम्मी पर छोड़ दो। शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। यह भी कोई बात हुई? बेचारी अभी अभी तो अपने बच्चों से फारिग हुई हैं, अब बच्चों के बच्चे पालेंगी। आखिर उन्हें भी तो कभी आराम चाहिए। बहू के रहते भी वे खटती रहें तो क्या मतलब हुआ? देखो, इस देश में 70% औरतें नौकरी करती हैं और उन सब की गृहस्थी ठीक ठाक चलती है। तुम्हारी भी चलेगी। मैं कोई नौकरी के लिए मना थोड़े ही कर रही हूँ। ज़रूरत हो तो ज़रूर करना चाहिए। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी कमाई के बिना गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल सकती, मैं भी कोई जॉब ले लूँगी। पर इस समय बहुत ऊब गई हूँ और नौकरी छोड़ने के लिए शादी से अच्छा कोई बहाना हो नहीं सकता। आप तो जानते हैं कि बैंक की नौकरी कितनी जानलेवा होती है। 20 कस्टमर्स से रोज़ पाला पड़ता है। वे कैसे भी हों, उनसे नम्रता से पेश आना पड़ता है। कुलीग्स अच्छे बुरे जैसे भी हों, उनसे दोस्ती रखनी पड़ती है। और बॉस लोगों को तो आप जानते ही हैं, नाराज़ हों तो मुसीबत है, मेहरबान हो तो और ज़्यादा मुसीबत होती है। फिर यहाँ काम के घंटे ज़्यादा हैं, ओवर टाइम भी करना पड़ता है। ऑफिसर ग्रेड में आ जाएं तो कहीं भी देहात में पटक देते हैं। आजकल हर कहीं तो बैंक खुल गए हैं। ऑफिसर ग्रेड लेने की ज़रूरत क्या है? प्रमोशन नकारा भी तो जा सकता है। वाह, प्रमोशन क्यों नकार दूं? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है। वह सब व्यर्थ कर दूं? वह बोलती जा रही थी और आनंद के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आता जा रहा था। 2 दिन पहले नाटक को लेकर जिन बातों पर उन्होंने ऐतराज़ किया था, मीरा ने आज नौकरी के साथ भी वे ही सब बातें गिनाकर उन्हें निरुत्तर कर दिया था। वे भीतर ही भीतर कसमसा कर रह गए थे। वे उल्टी सीधी दलीलें दे रहे थे, पर उनमें यह स्वीकार करने का साहस नहीं था कि मीरा के रूप गुण के साथ उसकी मोटी तनख्वाह भी उन लोगों को भा गई थी। इसीलिए नौकरी छोड़ने की कल्पना मात्र से वह विचलित हो गए थे। मीरा ने जब इस लुका छिपी के खेल का भरपूर मज़ा ले लिया तो वह उठ खड़ी हुई। अब चलें, बहुत देर हो गई है। रात के भोजन के बाद वह माँ के साथ टेबल समेट रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। पापा शायद हॉल में ही थे। फ़ोन उन्होंने ही उठाया। 5-7 मिनट बात करने के बाद फ़ोन रखकर वे भीतर आए। आज तुम आनंद के साथ घूमने गई थी? पार्क में गई थी। जहाँ भी गई हो, क्या बातें हुई? आप क्या पागल हो गए हैं? माँ झल्लाई। बच्चों से ऐसे सवाल किए जाते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। देखो, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, पापा गुर्राए। अभी अभी समधी जी का फ़ोन आया था। पूछ रहे थे कि क्या आपकी बेटी शादी के बाद नौकरी छोड़ रही है। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, पूछ कर बताता हूँ। सो बेबी, व्हाट इज़ द बिग आइडिया? पापा, अगर मैं इस शादी से इनकार कर दूँ तो आपको बुरा लगेगा? खुशी भी नहीं होगी, पर क्या इनकार की वजह जान सकता हूँ? उन्होंने नाटक के लिए मना किया होगा। उनका रुख देखकर मैं उसी दिन समझ गई थी
उन्होंने नाटक के लिए मना किया यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है माँ, पर जिस तरह से मना किया वह बहुत अपमानजनक है। नाटक मुझे अच्छा लगता है, पर उससे ज़्यादा मुझे मेरा आत्मसम्मान प्रिय है। तानाशाही या हिपोक्रेसी, मैं इन दोनों बातों से नफरत करती हूँ और इस इंसान में ये दोनों चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई हैं। 21वीं सदी में वह 16वीं सदी का प्राणी बना हुआ है। ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर बेटा, अब सगाई के बाद, माँ, शादी टूटने से तो सगाई टूटना अच्छा है ना। कम से कम अभी हमारे सामने कई विकल्प तो हैं। शादी के बाद तो एक ही विकल्प रह जाएगा, तलाक। इट इज़ योर लाइफ बेबी, पापा बोले। वही करो जो तुम्हें ठीक लगता हो, हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू पापा। एक फ़ोन कर लूँ? पापा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और समझदारी से वहीं डाइनिंग चेयर पर बैठ गए। मीरा ने धीरे से हॉल का दरवाज़ा उड़का दिया और उस घर का नंबर घुमा दिया। हेलो, एक रोबीला स्वर गूंजा। डैडी जी, मैं मीरा बोल रही हूँ। क्या आनंद जी से बात हो सकेगी? उन्होंने अपनी बुलंद आवाज़ में बेटे को हाँक लगाई। मिनट भर बाद ही आनंद की खींच भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। इस नंबर पर क्यों फ़ोन किया? क्या मेरा सेल नंबर याद नहीं है? क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तो आप हर बात अपने डैडी से शेयर करते ही हैं। फ़ोन क्यों किया था? एक बात कहनी थी। फ़िलहाल मैंने नौकरी छोड़ने का इरादा त्याग दिया है। दैट्स गुड। पहले पूरी बात सुन लीजिए, दाद बाद में दीजिएगा। मैंने यह कहने के लिए फ़ोन किया है कि ना मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, ना नाटक से मुंह मोड़ रही हूँ। हाँ, पर यह सगाई ज़रूर तोड़ रही हूँ। गुड बाय। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।